बैक टू माय चैनल विलीज फन स्कूल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको पता था कि जो निकोलस कैपर्सन नाम के एक बंदे ने ये दावा किया था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है और जो सारे के सारे प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर ये उसने क्यों कहा? क्योंकि एंशिएंट टाइम में लोग ऐसा मानते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में रहती है और सन, मून्स, प्लैनेट जितने भी स्टार्स वगैरह हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर ये पूरी ही गलत थी। इसलिए निकोलस कॉपरसन ने ये दावा किया था कि ऐसा एक्चुअली में होता है। बाद में 1609 में गैलीलियो तो आपको पता ही होगा, इन्होंने एक टेलीस्कोप निकाला जिससे जुपिटर के सन, वीनस के फेजेस और सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स उस टेलीस्कोप से देखे जा सकते थे। ये एक आइडियाज एंड कंसेप्ट ग्रो और एंड चेंज है। मतलब इससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं ना, कि पहले ऐसा लगता था फिर ऐसा लगने लगा और वही अभी का ये बन चुका है, ट्रुथ बन चुका है। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताओ, आर्यभट्ट जो है, आपको आर्यभट्ट पता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो, ठीक है। 1975 में इंडिया ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम यही दिया था, आर्यभट्ट ने ये दिया था, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है, सूर्य स्थित रहता है यानी कि एक जगह पे रहता है और जो पृथ्वी रहती है, पृथ्वी से सूरज का जो डिस्टेंस रहता है उसको समझने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब ऐसे भटक से तो कोई बता नहीं सकता ना। फिर कुछ 1000 सालों बाद यही निकोलस कॉपरसन ने यही बात बताई सबको। ये सरप्राइजिंग थिंग थी कि आर्यभट्ट ने बताई हुई बात निकोलसन कॉपरसन ने 1000 साल बाद बताई। इससे पता चलता है कि हम इंडियंस कितने ज़्यादा सामने हैं। तो पहले बात तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है कि इंडिया सबसे सामने है करके। उन्होंने ये भी दावा किया था कि एक साल में 365 डेज, एक वीक में 7 डेज, और उन्होंने कैलेंडर की भी खोज की थी और उन्होंने 9 ग्रह भी ढूंढ निकाले थे। अगर देखो मैं आपको बोलूं कि ऊपर देखो, ऊपर रात को, ठीक है, रात को ऊपर देखो तो आपको क्या दिखेगा? तारे और मून ज़्यादातर, ठीक है। पर जो तारे रहते हैं आप तो उनको गिन नहीं सकते, वो तो काउंटलेस रहता है ना। और जो तारे रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कुछ डार्क तारे जो कि हमको अच्छे से दिखाई देते हैं और कुछ फेंट तारे जो कि हल्के हल्के हमको दिखाई देते हैं। पहले हम जानते हैं मून के बारे में। तो मून क्या है? मून अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जो मून रहता है उसमें खुद की तो लाइट रहती नहीं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि मून सन से जो सनरेज है उसको रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ पे दे मारता है दे मारता है मतलब जो मून है वो उसकी रेज रिफ्लेक्ट करता है जो कि अर्थ के ऊपर जाती है। और फिर देखो मून के भी ना कुछ फेजेस रहते हैं। मतलब पहले हमें पूरा फुल मून दिखाई देता है, फिर नेक्स्ट दिन अगर आप उसको देखोगे तो थोड़ा सा उसका पार्ट नहीं दिखता है, फिर से थोड़ा करते करते हमें उसका सिर्फ आधा पार्ट दिखता है, फिर और उसके आधा, फिर और थोड़ा आधा। ये ज़्यादातर ना 15 दिनों में एक बार होता है। मतलब पहले फुल मून था, बाद में 15 दिनों के बाद न्यू मून, यानी कि वो मून हमें दिखता ही नहीं। यही उसके फेजेस रहते हैं कि पहले वो छोटू सा दिखता है, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, फिर आधा दिखता है, फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बाद में वो फुल दिखता है। ये होते हैं मून के फेजेस। जब पर देखो जो ऐसे पोएट्स वगैरह रहता है ना, पोएट्स और स्टोरी टेलर्स, वो ज़्यादातर ना मून को अपने पोएम्स में ज़्यादातर लेते हैं, मून के एग्जाम्पल्स लेते हैं। पर जब एस्ट्रोनॉट पहली बार मून में गए तो उन्होंने क्या देखा कि मून का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा डस्टी, बहुत ज़्यादा बैरन है। बैरन मतलब खड़दड़, ठीक है। और उसमें बहुत सारे गड्ढे थे, गड्ढे मतलब गड्ढे जिनको क्रेटर्स भी बोलते हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स भी थे, इवन हायर देन आवर अर्थ, मतलब अपने अर्थ के माउंटेन्स से भी बड़े माउंटेन्स थे। और वहाँ पे तो पानी तो था ही नहीं, मतलब नो वाटर, वहाँ पे कुछ भी वाटर नहीं था। 21 जुलाई 1969 इस तारीख को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि मून में जाने वाले पहले आदमी थे, वो मून पे लैंड हुए थे। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें तारे हम दिन में तारों को क्यों नहीं देख सकते? हम सिर्फ रात में तारों को क्यों देख सकते हैं?
ऐसा इसलिए, देखो पहले तो तारे कहीं पे जाते नहीं, तारे वहीं के वहीं पे रहते हैं, पर जो सन के जो रेज रहते हैं उनसे उनसे मतलब बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, तो हमें वो दिखता नहीं ज़्यादा, और ड्यू टू सनलाइट, मतलब सनलाइट है इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टलेशन मतलब क्या है। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप और अ ड्राइंग एज टाइप ऑफ द, ड्राइंग को या फिर एक शेप को फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। जो सन, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सन से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कितना है, वो है कुछ 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर्स लंबी है उनकी लेंथ मतलब वो उतना डिस्टेंस। ऐसी कुछ लार्जर डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं इससे, ऐसे कुछ लार्जर ऑब्जेक्ट्स को हम लाइट ईयर्स, यस लाइट ईयर से हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता है लाइट स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड रहती है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है, मतलब वो इनडायरेक्टली 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है। मतलब अभी देखो जैसे अभी 1 सेकंड हो गया, 3 लाख किलोमीटर वो सामने चला गया। और सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करें तो ये कितना आता है, ये आता है कुल मिला के सिर्फ 8 लाइट ईयर्स, ठीक है। और मैंने जो आपको पहले बोला था कॉन्स्टलेशंस, कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन रहते हैं जैसे कि उर्सा मेजर एक टाइप का कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। बाद में ओरियन भी एक टाइप का कॉन्स्टलेशन है जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है। ये सिर्फ विंटर में एकदम लेट इवनिंग में ही दिखते हैं ज़्यादातर, कुछ अगर ब्राइट स्टार्स होंगे तो ही। जो ये ओरियन रहता है ये हंटर रहता है, मतलब ओरियन एक कॉन्स्टलेशन है यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक टाइप की ऐसी ड्राइंग पैदा करते हैं जो कि एक हंटर टाइप का दिखता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गूगल पे जाके ओरियन कॉन्स्टलेशन सर्च करना, आपको दिखेगा कि एक हंटर बना हुआ है वहाँ पे। दूसरा कैसियोपिया, जो ये नॉर्थन स्काई में ही दिखता है ज़्यादातर, जो कि विंटर में विजिबल रहता है, ज़्यादातर अच्छे से दिखता है वो। और ये कुछ W या फिर M, मतलब WM का उल्टा ही और MW का उल्टा ही, समझ में आ रहा है तो अच्छा है। तो ये उसके शेप में दिखता है। कॉन्स्टलेशंस कभी भी 5 से 10 स्टार से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आप उसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस दिए, मेरे दिमाग ने भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन खुद के ही मन से बनाए, और आप भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन बना भी सकते हो। जान लिया मून और स्टार्स के बारे में, अभी हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले 2006 में हमें सब कुछ पता चल गया था कि कितने प्लैनेट्स होते हैं। देखो कुल मिला के 8 प्लैनेट्स होते हैं, पर अगर हम प्लूटो को पकड़े जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, अगर हम ज़्यादातर उसको नहीं पकड़ते, पर अगर हमने उसको पकड़ा तो फिर वो हो जाता है 9 प्लैनेट्स, पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स। जो प्लूटो प्लैनेट रहता है वो सन से सबसे दूर का प्लैनेट है, बहुत दूर का। अब सबसे पहले हम जो सन जो है ये हमारा अभी तक का सबसे पास का सितारा है। यस, सन एक स्टार होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट अपने अर्थ में जितनी भी एनर्जी रहती है, जैसे कि हीट, सोलर एनर्जी, वो एनर्जी सन की रेस से ही आती है। इनडायरेक्टली वो सबसे बड़ा एनर्जी बॉल टाइप का हम उसको बोल सकते हैं। वो एक एनर्जी बॉल है हमारे लिए। इट इज मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। यस, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। ऑल प्लैनेट्स जो है ये खुद के ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि अपने ऑर्बिट से कहीं इधर उधर हिलते नहीं। मतलब समझो अगर किसी प्लैनेट ने बुलाया है तुम मेरे ऑर्बिट में आओ, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के ऑर्बिट में नहीं जा सकता है। कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है जो ऑर्बिट में जा रहे हो एक दूसरे के। तो देखो, जब कोई भी प्लैनेट खुद के अराउंड घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जो प्लैनेट पूरे सन के आजू बाजू में घूमता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सिंपल। अर्थ के पास एक खुद का सैटेलाइट है, और मतलब देखा जाए ना तो अर्थ के पास भी खुद का सैटेलाइट है, सन के पास भी खुद का सैटेलाइट है। अब आप बोलोगे सन तो स्टार है, स्टार के तो सैटेलाइट कैसे होंगे? तो फिर इनडायरेक्टली देखो, हम सैटेलाइट किसको मानते हैं? अगर कोई भी चीज़ हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमे, हाँ, तो हम उसको इनडायरेक्टली सैटेलाइट करके बोलते हैं। तो देखो, अगर हम अच्छे से बोले तो जो सन है, सन के भी अराउंड में प्लैनेट्स घूम रहे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सन के जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स है, और प्लैनेट्स के सैटेलाइट मून्स है। मतलब
सन मतलब सन जो है, सन का सैटेलाइट अर्थ है और अर्थ का सैटेलाइट मून है, समझे। अभी हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अर्थ मतलब अर्थ बोलते हैं, सन के सबसे पास का प्लैनेट है। सबसे पास का अगर कोई प्लैनेट है तो वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है पर और उसमें गर्मी भी उतनी ज़्यादा रहती है और ठंड, और अगर रात का टाइम हो तो उसमें ठंडी कुछ माइनस से भी माइनस में चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडी रहती है वहाँ पे। बाद में उसमें का जो सनराइज और सनसेट है ना भाई साहब, उसमें कोई जी नहीं सकता, इतनी गर्मी रहती है वहाँ पे। अब वीनस सेकंड प्लैनेट आता है और अर्थ का नेबरर है वो, यानी कि पड़ोसी है अर्थ का नेबरर वीनस रहता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और हम देखा जाए ना तो हम इसे अर्थ के स्काई से भी देख सकते हैं, मतलब थोड़ा रेयरली पाया जाता है। एकदम मॉर्निंग में या तो एकदम इवनिंग में हम उसको देख सकते हैं, इसलिए हम उसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वो खुद के एग्जिस्ट में घूमता है, ठीक है। और ये अर्थ, ये देखो यहाँ हर एक प्लैनेट जो है वो ज़्यादातर ईस्ट टू वेस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, पर ये जो वीनस है ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि उल्टा घूमता है। हमारी अर्थ समझो ऐसे घूमती है तो वीनस ऐसे घूमता है, ठीक है। अभी थर्ड प्लैनेट अर्थ में लाइफ है, एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ तो अर्थ के पास इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम उसको ऊपर से देखें ना तो हमको ब्लू और ग्रीन प्लैनेट ही दिखता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन, मतलब क्यों दिखता है पर क्योंकि देखो पूरा ज़्यादातर देखा जाए तो अर्थ ना मास और मतलब लैंड मास और वाटर से ही कवर्ड है। लैंड मास क्या होता है का कलर ग्रीन और वाटर का कलर, वैसे देखा जाए तो वाटर कलरलेस होता है पर तभी भी वाटर का कलर ब्लू दिखता है हमें ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो इनडायरेक्टली हम अर्थ को ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी बोल सकते हैं या फिर ग्रीन ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं। और अर्थ के पास में सिर्फ एक मून है जिसका नाम मून है नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो है मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं और अर्थ के करेक्ट बाजू में, मतलब इतना बाजू में नहीं कि उसको लग के, ये थोड़ा लाइट ईयर्स दूर है पर तभी भी वो सबसे ज़्यादा क्लोज में आता है। मार्स के बारे में ज़्यादा कुछ अभी बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको ये पता है कि मार्स में क्या क्या होता है। बहुत सारे नासा ने पिक्चर्स भी भेजे हैं, गूगल पे भी आप देख सकते हो मार्स की, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो। अभी हम नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर आता है जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो हमारे पूरे के पूरे सौर्य मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये जायंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जायंट प्लैनेट यानी इतना ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है ये कि इसमें 1300 यानी कि 1300 अर्थ समा सकते हैं। अब देखो हमारे नज़र से देखें तो अर्थ हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। अब समझो 1300 अर्थ जुपिटर में आ सकते हैं, मतलब अब आप इससे ये समझ सकते हो कि जुपिटर कितना बड़ा होगा। पर देखा जाए ना कि जुपिटर प्लैनेट के नाम पे धब्बा है। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट जो है वो पूरे के पूरे गैसियस से बना है। समझो बाई चांस अगर आप एस्ट्रोनॉट बन गए, और मैं तो चाहता हूँ कि आप बनो, एस्ट्रोनॉट बनना अच्छी बात है। तो देखो मतलब हर एक जॉब अच्छी ही रहती है पर तभी भी देखो समझो अगर आपको मिशन दिया है नासा वालों ने या फिर इसरो वालों ने कि जुपिटर पे जाओ, अगर समझो आप जुपिटर पे लैंड भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा गैस से बना है। समझो अगर आप उससे सबसे टॉप लेयर पे आओगे तो आप उसके नीचे से निकल जाओगे आपको महसूस तक नहीं होगा कुछ भी, वो पूरा एक गैस का एक गोला ही है। बाद में आता है देखा जाए ना जुपिटर के ना कुछ जैसे सैटर्न के रिंग्स होते हैं ना, जुपिटर के भी रिंग्स होते हैं अच्छे खासे पर वो थोड़े लाइट रहते हैं। अब सैटर्न एक येलोइश प्लैनेट है, हमें येलोइश दिखाता है और वो क्यों इतना फेमस है? बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स। उसके जो ब्यूटीफुल रिंग्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा यूनिक रहते हैं उस प्लैनेट में। आपको देखा जाए ना कि जो सैटर्न रहता है उसकी जो डेंसिटी रहती है वाटर से भी कम रहती है। अब अगर आपको नहीं पता कि डेंसिटी मतलब क्या होता है तो डेंसिटी मतलब कि समझो ये पेन है तो इसके अंदर का जितना भी मटेरियल, जिस मटेरियल से इसका आउटर कोट बना है वो एकदम पास में जुड़े और वाटर कैसा है पूरा खुला है, जहाँ पे भी उसको स्पेस मिले वहाँ पे घुस सकता है। मतलब वाटर की डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा कम है। अब समझो सैटर्न की भी उससे कम है, मतलब है ना सैटर्न की डेंसिटी। अब आखिरी के दो प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून।
ये दोनों के दोनों आउटर मोस्ट प्लैनेट्स रहते हैं। सबसे बाहर के प्लैनेट्स अगर जो होंगे वो है यूरेनस और नेपच्यून, अगर प्लूटो को नहीं पकड़ा तो। इनको हम सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। जो इनर प्लैनेट्स रहते हैं हम उनको बोलते हैं मर्क्यूरी, वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो कि सन के सबसे क्लोज में आता है। और जो आउटर प्लैनेट रहते हैं जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट जो कि सन के बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। अभी हम जानते हैं व्हाट इज एस्ट्रॉइड। मार्स और जुपिटर के बीच में एक लेयर रहती है ग्रुप्स की, जो कि उनको उस लेयर को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट इसको बोलते हैं, जिससे दो, मतलब देखो 8 प्लैनेट है, 8 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितने होंगे 4, यानी कि 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये बीच में जो आपको लाइन है ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो। बाद में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि सन के अराउंड में भी घूमते हैं वो भी ज़्यादातर एस्ट्रॉइड ही होते हैं। बाद में कॉमेट में एक हेड रहता है और एक टेल रहता है, सेम लाइक अ सिक्का, कॉइन में एक हेड रहता है और टेल रहता है, पर वैसा इट्स अ जोक यार, जोक जैसा समझो। तो देखो उसमें रहता क्या है, कॉमेट का एक हेड रहता है, मतलब कि एक पार्ट वो ऐसे जा रहा है, समझो ये है हेड और ये जो पीछे से निकल रही है उसकी टेल, यानी कि वो जैसे देखो ना, जैसे भी अगर कोई चीज़ आती है तो फिर उसके पीछे से पूरे आग वगैरह नहीं जाती क्या, वैसा ही सेम टू सेम ऐसा। पर कॉमेट का कैसा, अगर समझो ये सन है तो कॉमेट देखो ऐसा आ रहा है, और ये इसकी टेल है, ठीक है। कॉमेट ऐसा, ये सन है, कॉमेट ऐसा आ रहा है तो फिर वो अपनी डायरेक्शन ऐसे ही चेंज करेगा, डायरेक्शन उसकी वैसी ही रहेगी, पर वो जो टेल रहती है वो हमेशा सन को रिफ्लेक्ट करती है, वो ऐसे जाएगा। अब मेरा हाथ तो पूरा घूम नहीं सकता, ना ही मैं घूम सकता, क्योंकि मैं घूम गया तो कैमरा भी घूम जाएगा, और अगर कैमरा घूम गया तो वीडियो आप तक पहुंचेगी कैसे, है ना। जिसका नाम हेलीज कॉमेट है, ये हर 76 ईयर्स में एक बार देखा जाता है। क्या पता हम इतने लकी हो कि शायद से हमको भी हेलीज कॉमेट दिख जाए। अगर दिख जाए तो कितना, मैं तो उसको फोटो क्लिक करूंगा उसकी पक्का, पर वो इतना फास्ट है कि फोटो क्लिक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और वो कभी भी आ सकता है। थोड़ी ना कोई देखो जैसे भी कोई मुसीबत जो रहती है वो कभी भी फ़ोन देके तो नहीं आती कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ थोड़ा प्रिपेयर रह करके, ऐसा थोड़ी होता है, वो कभी भी आ सकता है वो। बाद में मीटियोर और मीटियोराइट, जो शूटिंग स्टार्स रहते हैं ना, जो शूटिंग स्टार पर वो स्टार्स नहीं रहते, ठीक है, वो मीटियोर्स रहते हैं। और कुछ मीटियोर्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, बहुत बड़े मीटियोर्स भी होते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस में आते ही वो इवेपोरेट हो जाते हैं, पूरे के पूरे, मतलब वो जल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है कंप्लीटली। अगर वैसे अर्थ में रीच हुए, मतलब अर्थ के ऊपर आए, तो उनको बोलते हैं मीटियोराइट, क्योंकि वो एक राइट RIGHT राइट प्लैनेट के ऊपर आया। वैसा कुछ नहीं है, देखा जाए तो मैंने ऐसी जोक मारा तो। और देखो मीटियोर शावर नाम का भी एक चीज़ होती है, जिसमें बहुत सारे मीटियर्स एक साथ गिरते हैं और वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। जब अर्थ, समझो एक कॉमेट की, अगर उस अर्थ ने जो टेल है, ये समझो अर्थ ऐसे क्रॉस कर ली तो फिर बहुत सारे एस्ट्रॉइड अर्थ के ऊपर गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। अब हम देखते हैं, हमने तो पहले मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट। अभी हम जानते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मैनमेड सैटेलाइट, जो कि हमने बनाया हुआ है। यस, मैंने भी बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। मैनमेड यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने बनाए हुए। उनका भी सेम टू सेम वैसे ही फंक्शन से वो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड वो घूमते रहते हैं और वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में भी रहते हैं, जिससे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इनसैट, IRS, कल्पना 1 और इड्यूसैट मतलब सैटेलाइट होता है, ठीक है। दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग, वो फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। क्लाइमेट चेंज तो उसकी भी वो देते हैं। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न, बाद में रेडियो सिग्नल्स भी, और ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेटिंग एंड। तो अगर आपको मेरे जोक पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और सबको बताना कि भाई मैं बहुत अच्छे वीडियोस देखता हूँ, तुम भी देखा करो करके। तो जिससे क्योंकि देखो आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब जो रहता है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन टाइप रहता है। तो अगर आपने मुझको उतना सपोर्ट नहीं दिखाया तो वैसे कुछ नहीं होता है, पर मैं और अपने वीडियोज़ में अच्छा कुछ करता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।